Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. So, my dear students, first of all, before moving on towards the lecture, जल्दी से आज का student learning outcome देखते हैं. So, in today's lecture, you will be able to describe the rise of Persian Empire, which is also known as Achaemenids. क्या कहा जाता है इनको? पर्शियन एम्पायर को Achaemenids के नाम से भी जाना जाता है. सो आज हमने पर्शियन एम्पायर के राइज के बारे में पढ़ना है, जो कि हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं. लेक्चर 1 भी पर्शियन एम्पायर के राइज के बारे में था. सेकेंड जो लेक्चर था उसमें हमने साइरस द टू, जिसने पर्शियन एम्पायर की बुनियाद रखी थी और जिसने इसको उठाया था, और उसके बाद आगे उसके बच्चों ने, कैम्बिसेस टू ने और दारियस ने जो है इसको जो है वो उसको वुसअत दी थी. आज हमने पर्शियन एम्पायर की सोशल लाइफ के बारे में पढ़ना है, विच विल बी इंक्लूडेड इन दिस एसएलओ. ठीक है. सो किस तरह का यहाँ का सोशल या एवरीडे लाइफ थी इस जगह पर, वी विल बी डिस्कसिंग दैट. So the lifestyle of Persian was somewhat different from that of other civilizations. तो इनका जो रहन सहन है वो दूसरी सिविलाइजेशन से काफी डिफरेंट था. ये तो आपको पता चल गया होगा क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन रिफॉर्म्स की बात की जाती थी, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात की जाती थी. तो इसी वजह से इनका रहना सहना बाकी सिविलाइजेशन जो है, ग्रीक्स एंड रोमन्स जो है, उनसे डिफरेंट थी. कैसे डिफरेंट थी? अगर हम रिलीजन की बात करें तो यहाँ पर इन पर्शियन सिविलाइजेशन रिलीजियस फ्रीडम वॉज प्रैक्टिस्ड. ठीक है. किसी का कोई भी रिलीजन है, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, मुसलमान हैं या ज्यूज हैं, they were given the freedom to practice their religion. ठीक है. However, the majority followed the Zoroastrianism, which centered on the worship of Ahura Mazda as the primary deity. और ये उसका एक मुजस्मा बनाया गया है और इसकी वो पूजा करते थे और मोस्टली पारसी लोग थे, और ये लोग कुछ इनमें से जो हैं वो आग की पूजा भी करते थे, जिनके पारसी कहा जाता है. ज़ोरास्ट्रियनिज्म जो है ये एज अ माइनॉरिटी रिलीजन आज भी प्रैक्टिस किया जाता है कुछ ईरान के इलाकों में, क्योंकि ये जो जितना भी पर्शियन एम्पायर का इलाका है ये ईरान से ही उठा था, और उसके बाद कुछ सेंट्रल एशियन इलाके हैं और मिडल ईस्ट के इलाके हैं जहाँ पे ये आए थे, और कुछ इलाके अफ्रीका के भी, यानी कि लीबिया और इजिप्ट जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल थे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर बात की जाए खाना ये लोग किस किस्म का खाते थे, तो द पर्शियन पीपल कल्टिवेटेड ग्रेन्स लाइक व्हीट एंड राइस एंड ग्रू वेजिटेबल्स सच एज गार्लिक, स्पिनच, अनियंस एंड कैरेट्स along with nuts. So they enjoyed fruits like oranges, grapes and dates for dessert. So my dear students, आप लोगों को इस बात का भी पता है कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस में ज्यादातर लोग जो हैं वो किस शोबे से मुंसलिक होते थे? यस, एग्रीकल्चर से. उस वक्त इंडस्ट्रीज नहीं थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज उस वक्त मौजूद नहीं थी भी तो घरेलू सनतें होती थी छोटी छोटी सी. मोस्टली लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर के शोबे से या ज़राअत के शोबे से जो है वो मुंसलिक होते थे. तो इसी तरीके से ये लोग भी मुख्तलिफ जो है वो क्रॉप्स कल्टिवेट करते थे, फ्रूट्स ग्रो करते थे और वो इस्तेमाल करते थे. नेक्स्ट इज क्लोथिंग स्टाइल. किस किस्म के इनके कपड़े होते थे? तो क्लोथ्स इन एंशिएंट पर्सिया वर लाइट वेट, टिपिकली मेड अप ऑफ वूल एंड लिनन, एंड कॉमन गारमेंट इंक्लूडेड ट्यूनिक, ट्राउजर्स, शॉल्स, कोट्स एंड क्लोज्ड रोब्स. वुमेन रोब्स कॉल्ड चिटॉन्स were worn with headscarves for modesty. The army's attire included red clothes and protective shields. So इस तरीके से इनके जो है वो लूज क्लोथ्स होते थे जो कि मोस्टली सिल्क और वूल से बने हुए होते थे, और खवातीन जो हैं वो सर भी अपना ढकती थी टू शो मॉडेस्टी. और जो मर्द हजरात हैं अगर वो आर्मर पहनते थे तो इट वॉज यूजली ऑफ रेड कलर. नेक्स्ट आ जाता है एग्रीकल्चर. सो द पर्शियन एम्पायर वॉज एग्रीकल्चरली रिच विद बार्ले एज द मेजर क्रॉप. अदर कल्टिवेटेड क्रॉप्स इंक्लूडेड लेंटिल्स, बीन्स, फिग्स, ग्रेप्स, सेसमी सीड्स एंड फ्लेक्स. सो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो की जाती थी एंड दे वर वेरी रिच एग्रीकल्चरली. यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो है वो मुख्तलिफ दालें जो हैं वो ग्रो की जाती थी. इसके अलावा लोबिया वगैरह, इसके अलावा फिग्स यानी कि अंजीर, अंगूर, तिल के जो बीज होते हैं, और इसके अलावा फ्लैक्स जो है वो भी जो है वो यहाँ पे ग्रो की जाती थी. सोशल सिस्टम अगर इनका देखा जाए तो द किंग वॉज कंसिडर्ड टू हैव बीन डिवाइनली अपॉइंटेड एंड द सोशल हायरार्की वॉज अकॉर्डिंग टू द रिलीजन दैट हायरार्की वॉज. तो सबसे ऊपर किंग होता था, फिर प्रीस्ट आते थे, फिर नोबल मैन होते थे, फिर मिलिट्री कमांडर्स एंड देन मर्चेंट्स, उसके बाद आर्टिजन्स एंड क्राफ्टमैनशिप्स होती थी, उसके बाद पेजेंट्स होते थे और फिर स्लेव्स आते थे. तो इनका एक हायरार्की सिस्टम था, बट स्टिल they were just
and kind to the people. उसके बाद स्क्रिप्ट अगर बात की जाए, सो द ओल्ड पर्शियन cuneiform script using special symbol was a key writing system in ancient Persia, found in Iran, Armenia, Romania, Turkey, and near the Suez Canal. It often featured inscriptions by king like Darius and Xerxes I. So ये जो है इनके स्क्रिप्ट्स जो है वो यूजुअली जो क्यूनियाफॉर्म थी, जो कि मीजोपोटेमियन लैंग्वेज थी, राइटिंग थी, उसी की जो है वो थोड़ी सी डेवलप फॉर्म जो है ये लोग लिखाई के लिए यूज किया करते थे. Then comes the trade. So during the Achaemenid period, the 25,000-kilometer royal road facilitated extensive trade and swift message delivery in 15 days. So ये एक ऐसा जो है वो जगह थी कि इन्होंने एक बहुत बड़ा रोड सिस्टम जो है वो जिसका आगाज किया था, जो कि लेडिया से शुरू होकर और सूजा तक जो है वो जाता था. और इसके अलावा इन लोगों ने डिलीवरी टाइम भी जो है वो बहुत शॉर्टन किया था और बहुत एक्सटेंसिव जो है उसको बनाया था फॉर ट्रेड सिस्टम. डिक्लाइन इनका कैसे हुआ? सो द पर्शियन एम्पायर फॉट सेवरल वॉर्स, ड्रेनिंग इट्स रिसोर्सेज एंड वीकनिंग इट्स मिलिट्री, लीडिंग टू द डिफीट बाय द ग्रीक्स. सो इनकी अक्सर औकात जो है वो ग्रीक्स के साथ जंगें हुआ करती थी, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा जो है रिसोर्स वाइज वीक हो गए थे. इसके अलावा डाइवर्स कल्चर्स एंड रिलीजन्स ऑफ्टन लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पावर स्ट्रगल्स, वीकनिंग इट्स यूनिटी. सो अंदर से भी काफी ज्यादा वीक हो गई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा रिलीजन्स जो है वो यहाँ स्टार्ट हो गए थे, जिसकी वजह से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए थे. इसके अलावा ऑलरेडी बहुत सारी जंगें चल रही थी, तो इनका इंटरनल सिस्टम भी वीक हो गया था और रिसोर्स वाइज एंड इकोनॉमिकली भी ये लोग ड्रेन हो रहे थे. So in 334 BC, Alexander the Great invaded and conquered the Persian Empire, taking Persepolis in 330 BC. So Persepolis जो कि इसका कैपिटल था, इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है उसने पूरी एरिया को, इसको पर्शिया को कॉन्कर करके ग्रीक सिविलाइजेशन या जो ग्रीक एम्पायर थी उसके अंदर इसको शामिल कर लिया था, और इसके साथ ही पर्शियन एम्पायर जो है उसका इख्तिताम हो गया था. तो ये है डिक्लाइन और कुछ जो सोशल लाइफ जो है हमने अभी पढ़ी है अबाउट ग्रीक सिविलाइजेशन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो, और यू कैन गेट इट in print from by a teacher. So pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will complete activity at your home, and you will also refer to the map of the Royal Road given on page number 44 in your books, and you will identify the starting and the ending point of the Royal Road and list the civilizations located along this route. ठीक है? So क्योंकि एक civilization नहीं थी, साथ साथ दो और सिविलाइजेशंस भी फ्लरिश कर रही थी, तो आपने मीनवाइल देखना है कि ये रोड कहां से होकर गुजरी है, क्योंकि ट्रेड जो है वो इन इलाकों के दरमियान जो है वो हुआ करती थी. सो आपने इसको डीपली जो है मैप को स्टडी करना है. एंड फर्दर, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने सोशल लाइफ पढ़ी पर्शियन एम्पायर की और किस तरीके से उसका डिक्लाइन हुआ हमने वो पढ़ा. तो हमारा ये SLO जो है वो आज कंप्लीट हो जाता है कि किस तरीके से पर्शियन राइज जो है उसका जो है वो आगाज हुआ था, और फिर हमने उसके डिक्लाइन तक जो है उसको स्टडी किया. आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर. कीप एवरीबॉडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज.